राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ की दुख भरी कहानी, जब बेटों ने किया माँ का बंटवारा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शांति जी आज रसोई घर में डिब्बों को कुछ ढूंढ रही थी, इधर उधर करके देख रही थी। तभी शांति जी की छोटी बहू कहने लगी, जिसका नाम नेहा था, मम्मी जी आपको कुछ चाहिए था? तो शांति जी रसोई घर में से ही बोली, बहू आज मैंने नाश्ता नहीं किया, लेकिन यहाँ तो सभी बर्तन खाली हो चुके हैं। मैं तो रसोई घर में चाय और नाश्ता लेने के लिए आई थी, लेकिन बहू यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा। और तभी जो शांति जी की बहू नेहा बोली, लेकिन माँ जी आज तो पहली तारीख है ना, बड़े भैया और बड़ी भाभी आपको लेने आते ही होंगे। मैंने सोचा आपका खाना आज वहीं बना होगा, इसलिए मैंने आपको नाश्ता नहीं दिया। और शांति जी बहू की बातें सुनकर हैरान रह गई। तभी नेहा कहने लगी, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो माँ जी आपका हमारे घर में रहने का समय अब खत्म हो चुका है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। इतना सुनकर शांति जी बोली, देखो बहू, बड़ी बहू का फोन आया था ये बताने के लिए कि उसे 2 दिन के लिए अपने मायके जाना है, तो वह अभी मुझे 2-3 दिन लेने के लिए नहीं आएगी। यह बात सुनकर जो शांति जी की छोटी बहू आग बबूला होते हुए बोली, माँ जी आपके दोनों बेटे और बहुओं ने मिलकर यह तय किया था कि एक एक महीना बारी बारी से हम लोग आपको अपने साथ रखेंगे, और फिर महीने की पहली तारीख को ही ऐसा क्या हो गया जो उन्हें मायके जाना पड़ा। मुझे सब मालूम है, यह सब उनकी चाल है ताकि वह और 2 दिन के लिए आपसे छुटकारा पा सकें। ठीक है, यदि आप यहाँ पर 2 दिन ज्यादा रहेंगी तो आप अगले महीने की 3 तारीख को ही यहाँ पर वापस आएंगी। बड़ी भाभी को भी आपको 2 दिन ज्यादा रखना पड़ेगा। इतना सुनकर शांति जी की आंखें आंसुओं में भर गईं। वह चुप करके अपने कमरे में वापस लौट आई और अपने पति श्यामलाल जी की तस्वीर के सामने बैठकर और कहने लगी, सुना आपने क्या कह रही है आपकी छोटी बहू? अब मैं इन सब पर बोझ बन गई हूँ। एक दिन ज्यादा भी मुझे अपने पास रखना इन लोगों को मंजूर नहीं है। अगर बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता देने से इनकार कर दिया। इतना भी सब कुछ सुनने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? और बोलते बोलते शांति जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और फिर कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए शांति जी बोली, अब मैं उससे खाना मांगने भी नहीं जाऊंगी। अगर वह खुद मुझे नाश्ता देगी तो मैं खा लूंगी, नहीं तो भूखे पेट ही रह जाऊंगी। और मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है, वैसे भी भूख प्यास तो मर ही चुकी है। अब तो इतना लाचार तो शांति जी ने स्वयं को अपने पति के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया था, जितना वे आज महसूस कर रही थीं। अपने बेटे और बहुओं के राज में वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थीं। 2 घंटे बाद छोटी बहू ने काम वाली बाई के हाथ खाना तो भिजवा दिया, लेकिन वह खाना अब उन्हें किसी भीख से कम नहीं लग रहा था। वे सोचने लगी, इतनी जिल्लत भरे खाने से तो भूखे मर जाना या शायद जहर खाना ही आसान था। बैठे बैठे मालती जी बरसों पुरानी बातें याद करने लगी। सोचने लगी, जब बड़े बेटे के जन्म के 2 वर्षों बाद मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ था तो सब लोग कितनी बधाई दे रहे थे। सब कहते थे, तू तो बड़ी किस्मत वाली है, भगवान से बहुत अच्छा भाग्य लिखवा कर आई है। तुझे तो 2-2 बेटों की सेवा पाकर खूब ठाठ से तुम्हारा समय कटेगा। तुम दोनों का बुढ़ापा तो बड़े मजे से कटेगा। लेकिन आप क्या गए, मेरी तो जिंदगी ही नरक बन गई।
जब तक हम दोनों साथ थे, हमारे दोनों बेटे हर बात मानते थे, और क्या मजाल कि दोनों बहुओं के मुंह से भी कोई गलत बात भी निकल जाए। लेकिन आपके जाने की देर थी कि दोनों बेटों और बहुओं ने मुझसे बिना पूछे मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी मुझसे बात तक नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरी रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी इन लोगों ने। अरे बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो इनकी माँ ही। भिखारियों जैसी हालत कर दी है इन लोगों ने मेरी। अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर को निहारते निहारते शांति जी की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। श्यामलाल जी और शांति जी ने बहुत संघर्ष करके अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी थी। श्यामलाल जी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस और अपने बूढ़े माता पिता की दवाइयों जैसे सारे खर्चे पूरे करने में श्यामलाल जी की पूरे महीने की तनख्वाह चली जाती थी। इसलिए शांति जी भी घर का काम करने के बाद सिलाइयाँ बुनने का काम करती थीं और ऊनी वस्त्र बनाकर दुकानों पर सप्लाई करती थीं, जिससे उन्हें कुछ बचत हो जाती थी। लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने शांति जी को यह काम करने से मना कर दिया था। तो शांति जी ने भी बिना किसी विरोध के उनकी बात मान ली थी। श्यामलाल जी और शांति जी ने बहुत मेहनत करके यह बड़ा सा मकान बनाया था। उसके बाद दोनों बेटों की भी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और दोनों अच्छी नौकरी करने लगे थे। बड़े चाव से श्यामलाल जी और शांति जी ने अपने दोनों बेटे आकाश और विकास की शादियां की थीं। दोनों बेटे बहुएं उनका पूरा सम्मान किया करते थे। लेकिन कोरोना काल में श्यामलाल जी की अचानक यह दुनिया छोड़कर चल बसे। उसके बाद तो जैसे घर की काया पलट हो गई हो। दोनों बेटे जो राम लक्ष्मण की तरह रहा करते थे, उनमें झगड़ा होने लगा। बड़े अरमानों से श्यामलाल जी और शांति जी ने जो मकान बनवाया था, अब वह मकान दो टुकड़ों में बंट चुका था और दो अलग अलग घरों में तब्दील हो चुका था। घर के दो टुकड़े होने के साथ ही शांति जी के दिल के हजारों टुकड़े हो गए थे। शांति जी बेचारी चुपचाप किसी से कुछ नहीं बोली थी। उनके मकान के आगे पीछे दो गेट हुआ करते थे। उस मकान के बीचों बीच एक दीवार खींच दी गई। आगे का हिस्सा बड़े बेटे आकाश के पास और पीछे का हिस्सा छोटे बेटे विकास के पास आ गया था। घरों में आने जाने के रास्ते भी अलग अलग हो गए थे। बंटवारा यहीं तक नहीं रुका। दोनों बेटे और बहुओं ने शांति जी से बिना पूछे उनका भी बंटवारा कर दिया और एक एक महीना दोनों ने शांति जी को रखने की जो शर्तें बांध ली और उन्हें यह फरमान भी सुना दिया गया कि जिसके पास भी माँ रहेंगी, पिताजी की पेंशन भी उस महीने उसी बेटे को मिलेगी। अब तो आलम यह था कि एक दिन ऊपर भी हो जाए तो शांति जी की बहुएं उन्हें दूसरे दिन चाय नाश्ता देने तक को भी तैयार नहीं थी। आज शांति जी बहुत उदास हो चुकी थी। सोचने लगी, हर महीने जो पेंशन आती है वह सारी की सारी बेटे ले जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रही हूँ। इसके बाद भी भिखारियों की तरह इन लोगों से खाना मांग रही हूँ। किसी ने सच्ची कहा है, माता पिता एक ही घर में रहकर दो दो बेटों को पाल लेते हैं, मगर दो बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी अपने माता पिता को नहीं पाल सकते। अब शांति जी बड़े बेटे और बहू के घर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी दूर करने वाला कोई नहीं था। शाम के समय जब
शांति जी टहलने के लिए पार्क में गईं तो वहां उनकी जो महिला मंडल वाला ग्रुप मथुरा वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना रहा था और शांति जी से बोले, तुम भी चलो ना हमारे साथ। जो उनकी एक जानने वाली मित्र सुषमा जी ने कहा तो उनकी बात सुनकर शांति जी को ऐसे लगा कि जैसे उनके दिल की बात किसी ने कह दी हो। वो सोचने लगी कि कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने छोटे बेटे के सामने मथुरा वृंदावन जाने की इच्छा जाहिर की थी तो उसने बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा ऐसा कहकर उनके छोटे बेटे ने उनकी वृंदावन यात्रा की बात को टाल दिया था। शांति जी मन महसूस कर रह गई थी। उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था, लेकिन इस बार जब महिला मंडल का प्रोग्राम बन रहा था तो शांति जी खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सहेली से कहने लगी, सुषमा, बहुत वर्षों से मेरा भी बहुत मन था कि मैं मथुरा वृंदावन जाऊं, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया। मैं इस बारे में अपने बड़े बेटे आकाश से बात करके फिर आपको बताऊंगी। लेकिन जब उन्होंने घर पर आकर अपने बड़े बेटे से बात की तो बड़े बेटे आकाश से जो जवाब उन्हें मिला उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आकाश ने कहा, माँ, कितना फिजूल खर्ची करती हो आप, कितना वाहियात आइडिया है आपका और आपकी दोस्तों का। इस उम्र में घर पर रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान तो कन कन में व्याप्त हैं, फिर जगह जगह उन्हें ढूंढने जाने का क्या मतलब है। अपने बेटे की बात सुनकर शांति जी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बेटे ने इस तरह का जवाब उन्हें कैसे दे दिया और शांति जी सोचने लगी थी, क्या यह वही आकाश है जो आए दिन कुछ ना कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी उन्होंने कभी कोई रोक टोक अपने बेटों पर नहीं लगाई थी और आज जब उन्होंने उनसे कुछ पैसे मांगने चाहे तो वे बिना मतलब के बहाने बना रहे थे। आकाश की बात का शांति जी ने कोई जवाब नहीं दिया था और चुप करके वे वहां से चली गईं। अगले दिन सुबह जब शांति जी मंदिर गईं तो उनकी सहेली सुषमा भी मंदिर आई हुई थी। शांति जी को देखकर सुषमा बोली, अरे शांति, तू चल रही है ना हम सबके साथ वृंदावन की यात्रा पर। इस पर शांति जी थोड़ा सकपका गईं और फिर अपनी उदासी को छिपाते हुए एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहने लगी, अरे नहीं सुषमा, इस बार कुछ जरूरी काम आ गया है। फिर बेटे बहू का भी कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो मैं नहीं जा पाऊंगी, अगली बार पक्का चलूंगी। शांति जी बोली, अरे शांति, तेरा तो हर बार का कोई ना कोई बहाना बना ही रहता है। कभी बेटे बहू को कहीं जाना है तो कभी मेहमानों ने आना है। साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि हमारे साथ घूमना तुम्हें पसंद नहीं है। अपनी सहेली की यह बात सुनकर शांति जी उदास हो गईं और अपनी मजबूरी उन्हें कह सुनाई। सारी सहेलियां सोचती हैं सुषमा कि मैं बहाने मारती हूँ, सबके साथ जाना नहीं चाहती। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छाएं हैं। अब तो मैं यही सोचती हूँ, क्या इस जन्म में मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी भी हो पाएगी या नहीं। सुषमा, तुम बड़ी खुश नसीब हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए पैसे दे देता है। मैं तो अपने बेटों से किसी चीज के लिए भी पैसे मांगूं तो उल्टा मुझे ही दो बातें सुना देते हैं और अब तो अपने ही बेटों के सामने कोई इच्छा जाहिर करते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भीख मांग रही हूँ। शांति जी, सुषमा जी बोली, बेटे बहू के मामले में तो मेरा नसीब भी तुम्हारी ही तरह है। पहले मुझे भी छोटे छोटे खर्चों के लिए बेटे बहुओं पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकती हूँ मैं अपने बेटे बहू पर निर्भर क्यों रहूं।
अपनी ख्वाहिशों के लिए उनसे भीख क्यों मांगूं? आज देखो मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अपनी सहेली की बात सुनकर शांति जी बोली, लेकिन तुम कहीं नौकरी तो नहीं करती हो ना? इस पर सुषमा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं शांति, मेरा खाना बनाने का शौक ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने तो केवल अपने हुनर को पहचान दी है, और जब मैंने मोबाइल पर यूट्यूब चलाना सीखा तो मैंने देखा कि मेरी जैसी कितनी ही बुजुर्ग औरतें अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने भी अपने पोते की मदद से एक यूट्यूब चैनल खोला और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। बात करते करते सुषमा जी ने कहा, अच्छा शांति, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, शाम को पार्क में मिलते हैं। सुषमा की बातें सुनकर शांति जी हैरान रह गई और घर आने के बाद सोचने लगी, मैं भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, कुछ करना तो मैं भी चाहती हूँ, जिसे इस उम्र में मैं व्यस्त भी रहूं और आत्मनिर्भर भी बन सकूं। लेकिन मैं जानती हूँ इस काम में ना तो मेरे बेटे मेरा साथ देंगे और ना ही बहुएं, और बड़ी बहू तो मेरे पोता पोती को भी मेरे पास तक आने नहीं देती है। फिर कुछ देर सोचकर अचानक ही शांति जी के मन में कुछ ख्याल आया और उनकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान आ गई। वे उसी समय अपनी सहेली सुषमा जी को फोन लगाने लगी और थोड़ी ही देर में उनसे मिलने पहुंच गई। सुषमा जी बरसों पहले जो शांति जी कहने लगी, मैं सिलाइयां बुनने का काम किया करती थी, जिससे कुछ पैसे भी मैं कमा लेती थी, लेकिन बेटों के मना करने पर मैंने वह काम करना छोड़ दिया था। लेकिन देखकर मुझे भी तुम्हें देखकर प्रेरणा मिली है सुषमा जी, कि मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहती हूँ, जिसमें मैं सिलाइयाँ बुनना, स्वेटर के नए नए डिजाइन बनाना और क्रोशिया चलाना सिखाना चाहती हूँ। लेकिन सुषमा, मेरे पास इससे संबंधित ज्ञान और उपकरण नहीं है, क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी? अब शांति जी की बातें सुनकर जो सुषमा जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है शांति, यह काम तो तुम आज से ही, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी से ही शुरू कर सकती हो। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक सभी उपकरण मौजूद हैं। तुम्हारा चैनल खोलने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक के सारे कार्यों को मैं जो तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे क्या करना है। बस फिर क्या था। शांति जी अगले दिन सुबह अपनी सहेली सुषमा के पास पहुंच गई। थोड़ी देर में ही सुषमा ने यूट्यूब चैनल बना दिया और फिर वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। शुरुआत में कैमरा के सामने आने में उन्हें कुछ झिझक हो रही थी। खैर जैसे तैसे वीडियो बना और यूट्यूब पर अपलोड किया गया, लेकिन उनका दिल टूट गया जब उस वीडियो को महज 15-20 लोगों ने ही देखा। वो हर रोज सुबह सुषमा जी के पास आती, वीडियो भी बनाती, परंतु बहुत कम लोग ही उनकी वीडियो को देख रहे थे। शांति जी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आखिरकार वे हिम्मत हार कर घर बैठ गईं और जैसे तैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके करीब 1 हफ्ते बाद सुषमा का शांति जी के पास फोन आया। उन्होंने फोन पर जो बातें बताईं वह सुनकर शांति जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुषमा ने शांति जी को बताया कि शांति जी की एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसे जो 2.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। आज शांति जी को अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव कर रही थी। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा था और उन्होंने फिर से वीडियो बनानी शुरू की और फिर तो एक के बाद एक वीडियो वायरल होती चली गई। अब उन्हें
अपना शौक पूरा करने का भी मौका मिल रहा था और अपने हुनर को पहचान देने का भी। 2 महीने के भीतर ही उनके पास उनकी पहली पेमेंट आ गई। अब तक तो वह वीडियो बनाने से लेकर एडिटिंग करने तक के सारे काम अब वो खुद करने लगी थी। पहली पेमेंट आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने लिए बढ़िया से कैमरे वाला अच्छा सा मोबाइल फ़ोन खरीदा और कुछ ज़रूरी उपकरण खरीदे। जब यह सामान लेकर वह अपने घर पहुंची और कमरे में रखने लगी तो उनकी बड़ी बहू रानी हैरानी भरी नज़रों से कभी उनको तो कभी उनके सामान को देख रही थी। लेकिन शांति जी अपनी बहू की परवाह न करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उनकी बहू को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, अच्छा तो रोज सुबह शाम यह गुल खिलाने जाती थी आप? यह सब कुछ करने से पहले आपने हमसे एक बार भी पूछना तक जरूरी नहीं समझा माँ जी? बड़ी बहू की बातें सुनकर शांति जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी उन सब बातों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू जब किट्टी पार्टी में गई तो उसकी सहेलियां उससे कहने लगी, अरे नेहा, तेरी सास तो यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रही है। यह सुनकर नेहा कुछ हैरान सी रह गई, लेकिन जब उन्होंने शांति जी की वीडियो उसे दिखाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और घर आते ही नेहा ने अपने पति के कान भर दिए। और आज जो शांति जी बेहद खुश थी, क्योंकि आज उन्होंने पहली बार अकेले में वीडियो बनाई थी। लेकिन वीडियो का काम निपटाने के बाद जैसे ही शांति जी ने दरवाजा खोला तो सामने उनके दोनों बेटे और दोनों बहुएं उनकी क्लास लेने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें देखते ही वे दोनों बेटे बहू शांति जी पर बरस पड़े। माँ, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्या हमने कोई कमी छोड़ी थी तुम्हारे लिए? क्या तुम्हारी बहुएं तुम्हें खाना नहीं देती? इस उम्र में तो तुम्हें घर बैठकर भजन सिमरन करना चाहिए और अब तुम यह सब करने चली हो। अपने छोटे बेटे की बात सुनकर शांति जी कहने लगी कि बेटा, यह सब काम मैं अपने शौक से कर रही हूँ। तुम तो जानते ही हो कि सिलाइयाँ बुनना मेरा बरसों पुराना शौक था और जब मुझे इस शौक को पहचान देने का मौका मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? बताओ, तुम्हें क्या गलती नजर आती है? शांति जी की बात सुनकर बड़ी बहू कहने लगी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि पिताजी के जाने के बाद अब आप यह तमाशा क्यों करने चली हैं। पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा कर रख दी तुमने। बड़ी बहू की ये बात कहने की देर थी कि शांति जी के बड़े बेटे ने उन्हें फरमान सुना दिया, माँ, अगर यह सब तमाशा करना है तो कहीं और जाकर करो। हमारे घर में रहते हुए यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति जी को काफी देर से अपने बेटे और बहुओं की बातें सुनती जा रही थी। यह देखकर वह हैरान थी, जिन बहुओं की आपस में कभी बनती ही नहीं, जो एक दूसरे का चेहरा देखने को भी तैयार नहीं थी, आज अपनी सास के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी थी। लेकिन अपने बेटों की बातें ध्यान से सुनकर आखिर में शांति जी के सब्र का बांध टूट गया और फिर उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा और रौब भरी आवाज में शांति जी बोली, बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते समय एक पल भी मुझे यह ख्याल नहीं आया था कि यही बेटे आगे चलकर मेरी यह दुर्गति कर देंगे। तुम्हारे पिताजी क्या गए, तुमने तो अपनी माँ को माँ ना समझकर फुटबॉल समझना शुरू कर दिया, जिसे 1 महीने की पहली तारीख को ही किक मार के अपने घर से निकाल दिया जाता था। 2 वक्त की रोटी भी ऐसे तरसा तरसा कर दी जाती है
जैसे किसी भिखारी को भीख दी जा रही हो। अपने बेटों को देखते हुए शांति जी बोली, और तुम पूछते हो क्या कमी रखी है हमने? अरे जिसके पास मैं रहती हूँ वह सारी पेंशन देती हूँ, लेकिन एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तुमसे कुछ पैसे क्या मांगे, तुमने साफ इनकार कर दिया और ऊपर से 4 बातें मुझे ही सुना डाली। वाह बेटा वाह, यह तो तुमने अच्छा सिला दिया मेरी ममता का। अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो तुम्हारा यह रूप देखने के लिए मैं पूछती उनसे कि बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या मेरी सारी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी हैं? क्या मेरा दिल नहीं करता बाहर निकलने को? लेकिन बेटा अगर देखा जाए तो कसूर मेरा ही है। जब तुमने मकान के 2 हिस्से किए थे, मुझे उस समय ही चुप नहीं रहना चाहिए था। इस पूरे मकान के 6 कमरे थे, जिसमें तुमने 3-3 कमरों के 2 हिस्से कर दिए। मेरे अपने मकान में मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन आज मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब इस मकान के 3 हिस्से होंगे। यह सुनकर बहू बेटों की भौहें तन गईं। उनका छोटा बेटा आश्चर्य से बोला, माँ कुछ सोच समझकर तो बोला कीजिए, तीसरे हिस्से का भला क्या मतलब है? शांति जी बोली, तीसरा हिस्सा मेरा होगा बेटा। अब मुझे 2 कमरे अलग चाहिए, एक कमरा मेरे रहने के लिए और दूसरा कमरा वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अब से मुझे रसोई भी अलग चाहिए, जहां मैं अपने लिए खाना बनाने वाली बाई रखूंगी। तुम लोग मुझे एक दिन भी ऊपर नहीं रख सकते। एक तारीख हो जाए तो तुमसे अगले दिन का नाश्ता तक नहीं दिया जाता। लेकिन अब बहुत हुआ बेटा, अब यह माँ 2 हिस्सों में नहीं बटेगी। अब यह माँ आत्मनिर्भर है और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती है। शांति जी की यह बातें सुनकर दोनों बहुएं अपने पति पर चिल्लाने लगी कि इस मकान के 3 हिस्से हरगिज नहीं होंगे। हम तो सिर्फ 2 कमरों में गुजारा नहीं कर पाएंगी। हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 2 हिस्से चाहिए। इससे पहले कि दोनों बेटे कुछ बोलते, शांति जी ने कहा, शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे मकान का किराया नहीं मांग रही। यदि मेरा फैसला मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग अपना इंतजाम देख सकते हो। और हाँ, आज के बाद मैं अपने खर्चे स्वयं उठाऊंगी। अब से मुझे अपनी जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। शांति जी की बातें सुनकर दोनों बेटे और बहुएं अपना सा मुंह लेकर आवाक खड़े रह गए। वे सब दंग थे। आखिर उनकी माँ में इतना आत्मविश्वास आया कैसे? परंतु अब ना तो उनके पास सवाल करने का हक था और ना ही शांति जी से जवाब पाने की उम्मीद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।